फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में आप सभी लोग का स्वागत। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार। इससे पहले के क्लास में हम लोग मेजरमेंट और यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कर चुके थे 11th बेसिस पे, और कंपटीशन सेक्शन जेई मेन एडवांस एंड नीट लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व कर चुके थे। कुछ क्वेश्चन हम लोग नीट एंड जेई लेवल के किए थे, और वो बात प्रूफ करती है कि हमारा जो थ्योरी है सफिशिएंट है कंपटीशन सेक्शन के लिए। ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर लेकर आए हैं वेक्टर्स एंड स्केलर। इसका हम लोग डिस्कस किए थे जब यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे थे। फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी वाला पार्ट यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के पार्ट वाला। तो उस डायरेक्शन के पार्ट वाले फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो तरीके से, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दो वर्ड है वेक्टर एंड स्केलर, और फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे यदि ये एक चैप्टर आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं आप, तो समझिए फिजिक्स का ज्ञान आपको नहीं होने वाला है। यूनिट एंड डायमेंशन में हम ये पढ़े, हमको क्या क्या जानना है इस फिजिक्स में, क्या क्या पढ़ना है हमको, और इसमें हम ये जान जाएंगे कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, फिजिक्स दो फिजिकल क्वांटिटी कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये हमें बताएगा, ये चैप्टर बताएगा। इसलिए आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को अच्छे से स्टडी करें विदाउट एस्केप। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है क्वांटिटी। यदि हम किसी का मास मेजर किए तो बोलते हैं मास इसका कितना है, मास इसका कितना है 20 केजी। मास इसका कितना है 20 केजी। तो 20 क्या हो गया, 20 हो गया मैग्नीट्यूड। 20 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और केजी क्या हो गया यूनिट हुआ। केजी क्या हुआ यूनिट। तो मास को एक्सप्रेस करने के लिए, मास को एक्सप्रेस करने के लिए हमको डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ रहा है, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। मास 20 केजी, डायरेक्शन कहने का मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ, ये सब को हमको जरूरत नहीं है, या ये इसका जरूरत नहीं पड़ा कि 40 डिग्री इधर की ओर इंक्लाइंड है, 60 डिग्री इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मास इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मास इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो क्या है स्केलर है, जैसे मास हो गया, टाइम हो गया। टाइम बोलते हैं टाइम कितना होगा, तो बोलते हैं 2 o'clock। दैट मीन्स क्या इसमें हम डायरेक्शन बता रहे हैं, डायरेक्शन नहीं बता रहे, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो टाइम इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। टाइम इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और स्पीड, स्पीड भी हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यदि किसी को बोलते हैं कि ये बाइक कितना स्पीड से चला रहा है, तो बोलते हैं 50 मीटर पर सेकंड से,
या 50 किलोमीटर पर आवर, क्या डायरेक्शन उसमें इंडिकेट करते हैं? नहीं, वो स्पीड है। तो स्पीड हमारा क्या हो गया? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? और मोर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है, some physical quantity which have magnitude and direction but it's not follow the vector law of addition। वो उसको हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं, उसको हम लोग सिंपली, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर उसको हम लोग सिंपली ऐड करते हैं। जैसे चार्ज, करंट। करंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? उसके पास डायरेक्शन भी रहता है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन उसको हम लोग सिंपली ऐड करते हैं, सिंपली ऐड करते हैं। प्रेशर, ठीक है, उसको भी सिंपली ऐड करते हैं, उसको वेक्टर की तरह ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी फॉलो द ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ऑर्डिनरी अलजेब्रा कहने का मतलब है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा कहने का मतलब है इट दैट मींस अरिथमेटिकली सिंपलीफाइड, अरिथमेटिकली सिंपलीफाइड, जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 - 1 = 2। वो अरिथमेटिकली ऑपरेशन से इसको हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं। इट मे बी, जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो भी हो सकता है, जीरो भी होगा, नेगेटिव भी होगा, ठीक है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट करने के लिए कोई डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं हो। जैसे मास को मेजर कर सकते हैं, तो विदाउट मास को मेजर करना है तो विदाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन से कोई इंडिकेशन नहीं है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, लेंथ, टेम्परेचर, ये सब हमारा क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसको मेजर करने के लिए किसी भी डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इज इट क्लियर? ओके, इसको आप नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम एज करें। अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर। स्केलर में ज्यादा हम लोग को स्टडी नहीं करना है, क्योंकि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन नहीं है तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाता है। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम स्टडी करेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये मेन चीज है, मेन चैप्टर है ये, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity, those physical quantities, those physical quantities which have magnitude, which have magnitude and direction and direction. It's also the follows the vector laws of addition, vector laws of addition। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? हम डिस्कस करेंगे
थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करें, लेकिन मेन चीज यही है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? वेक्टर अलजेब्रा, मतलब ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा की तरह इसको ऐड करते हैं। इट्स ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा वेक्टर अलजेब्रा की तरह ऐड करते हैं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा की नहीं, अरिथमेटिक की तरह नहीं। इसमें मान लेंगे इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। इसका जो एग्जांपल है, इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल हो गया फोर्स, फोर्स, फोर्स हो गया, फोर्स हो गया, क्या हो गया, और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, मोमेंटम, टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क हो गया, और क्या होता है, टॉर्क, इट इज, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, समझेंगे इस बात को। वेलोसिटी देते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इट इज। तो फोर्स, फोर्स हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो फोर्स का यूनिट हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े थे, न्यूटन। तो क्या फोर्स हम विदाउट डायरेक्शन इंडिकेट कर सकते हैं? हम यदि बोले कि वो आदमी 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो क्या इससे कुछ इंडिकेशन हो रहा है कहां फोर्स लग रहा है? 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन कहां फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, जब तक नहीं क्लियर होगा फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। हम कहेंगे वो आदमी इस दीवार पे 2 न्यूटन फोर्स नॉर्थ के डायरेक्शन में लगा रहा है, तब फोर्स कंप्लीट एक्सप्रेशन मिल रहा है। किसी पार्टिकल पे, जैसे ये पार्टिकल है, सपोज दैट ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या ये डायरेक्शन है। इस पार्टिकल पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या ये डायरेक्शन है। तो फोर्स को विदाउट डायरेक्शन हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसी तरह जो फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से स्टडी करेंगे, सारा टर्म आएगा, सारा वर्ड वहां पे आएगा। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट को सिंपली हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको वेक्टर के स्पेशल मेथड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये फोर्स क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, इसके और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है। तो मान लीजिए कि इधर से लग रहा है 4 न्यूटन, इधर से लग रहा है 2 न्यूटन, और इधर से लग रहा है 8 न्यूटन। तो टोटल फोर्स, ये जो टोटल फोर्स है, ये टोटल फोर्स है, इसको सिंपली ऐड हम नहीं कर सकते, सिंपली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये अरिथमेटिकली लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये वेक्टर लॉ, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। ओके, इसको आप नोट कीजिएगा और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, यही मेन चैप्टर, यही मेन चीज, इसको अच्छे से समझना है। कभी कभी क्या होता है कि फोर्स मिला, वेक्टर पता नहीं है, फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन 4 न्यूटन कर दिए, वो नहीं करना है। हमको वेक्टर की तरह ऐड करना, जो रिजल्ट होगा वो सही होगा, वेक्टर का एडिशन के रूल से ही होगा। अपने मन से अरिथमेटिक की तरह, स्केलर की तरह इसको ऐड नहीं करेंगे। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको स्केलर की तरह आप ऐड नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है, इसको आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आया बात?
इसीलिए वेक्टर इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, इसको इरेज कीजिए। अब स्टडी करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी जान रहे हैं कि ये तो वेक्टर है, तब सही है, लेकिन हम वेक्टर के नोटेशन राइटिंग स्टाइल से ही हम देख के बता देंगे कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। यदि वो रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है तो हम समझेंगे कि वो कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। बात को समझिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है छोटा मोटा टॉपिक, लेकिन इसको आप अच्छे से समझिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ध्यान से, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज दैट ये हमारा एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये हमको नहीं पता है कि वेक्टर है या स्केलर है, एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेक्टर है या स्केलर हमको नहीं पता है। यदि इस पे एरो लग गया, इसके हेड पे एरो लग गया, इसके हेड पे एरो लग गया, तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो। तो मान लीजिए कोई ये बी फिजिकल क्वांटिटी है, बी फिजिकल क्वांटिटी है ये। अब ये बी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन हमको नहीं पता वेक्टर है या स्केलर है। अब इस पे ये एरो लग गया, तो ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी हो गया बाबू, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कभी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ये भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का राइट से लेफ्ट एरो की तरह लगा देंगे हेड पे, तो ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोई इस तरह भी यदि कोई रिप्रेजेंट कर दे, ये भी है और इस पे एरो लगा दें, तो कह दें कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये न्यू टेक्निक है, ये न्यू टेक्निक है, ये न्यू पैटर्न है, न्यू मेथड है, रिप्रेजेंटेशन का न्यू मेथड है, न्यू मेथड। ये रिप्रेजेंटेशन का कैसा मेथड है, ये न्यू मेथड। ओल्ड मेथड में पहले जो यूज किया जाता था, देखिए पहले यूज किया जाता था, पहले जो ओल्ड बुक में कभी कभी तुम लोग दिखाई नहीं देता होगा, कभी कभी कोई रेयर बुक में दिखाई देता है, जैसे ए है तो इसको क्या करते थे, बोल्ड करते थे। जैसे बोल्ड इटालिक का नाम सुना होगा तुम लोग, कंप्यूटर में बहुत पढ़ता होगा, बोल्ड इटालिक। तो ये क्या हो गया था, वेक्टर। ये नोटेशन ज्यादा दिन तक नहीं चला, ये ओल्ड मेथड है। कैसा मेथड है ये, ओल्ड मेथड। ये अब नहीं चलता है, क्योंकि प्रिंटिंग में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, कोई बोल्ड है तो ये कम बोल्ड रहेगा तो उसको कैसे दिक्कत होगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन कोई खास रूल भी नहीं बताया गया था कि ऐसे ही बोल्ड क्यों करेंगे। इसमें एरो का एक मतलब पता चलता है, एरो के रिप्रेजेंटेशन से कुछ मतलब पता चलता है, इसीलिए एरो ज्यादा दिन तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी कोई नया मेथड नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, तो एरो जो है, एरो है ये, तो एरो का जो ये हेड है, एरो का जो ये हेड है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। एरो का जो हेड है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। हेड डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया, और लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो जो है, लेंथ ऑफ द एरो जो है, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो represents, length of the arrow represents, length of the arrow represents magnitude, length of the arrow represents magnitude। ये मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करता है,
डायरेक्शन भी आ गया। सो इसको हम लोग सिंबल के तौर पे यूज किए, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यूज किए। इज इट क्लियर? अब ये वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमको रिप्रेजेंट करना है, इसका मैग्नीट्यूड हमको रिप्रेजेंट करना है। तो कोई वेक्टर है ये, और इस वेक्टर में इस वेक्टर को मॉड लगाना, इस वेक्टर में मॉड लगाना, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब मान लीजिए कोई कह दे ये वेक्टर है और सिंपली ए यूज किया हुआ, बोला ए वेक्टर है और सिंपली ये यूज किया रहा, तो ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर है, इसके दोनों साइड मॉड लगा दिए तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और ए वेक्टर सिंपली भी लिख देंगे तो ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हम लोग बुक में कभी कभी यूज करेंगे ये वाला वर्ड, तो कभी ऐसे लिख सकते हैं, कभी ऐसे। इसको लिखने में टाइम टेकिंग होता है, इसको लिखने में टाइम टेकिंग होगा, सो इसीलिए हम लोग ये यूज करते हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, पैरेलल स्लाइडिंग ऑफ द वेक्टर। पैरेलल स्लाइड क्या होता है? पैरेलल स्लाइड समझिए, पैरेलल स्लाइड्स, पैरेलल स्लाइड्स ऑफ द वेक्टर, पैरेलल स्लाइड्स ऑफ द वेक्टर, पैरेलल स्लाइड्स ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का पैरेलल स्लाइड, ठीक है, वेक्टर का पैरेलल स्लाइड। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर है हमारा, ठीक है। इस वेक्टर को हम पैरेलल स्लाइड करने का मतलब क्या हुआ, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना ही डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। हम इसको अपने जरूरत के हिसाब से, अपने नीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको स्लाइड कर सकते हैं। इसको यहां भी रख सकते हैं, इसको यहां भी ले आ सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है। इसको पीछे भी घसका सकते हैं, इसको पीछे भी घसका सकते हैं, इसके ऊपर भी घसका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वेक्टर को पैरेलल स्लाइड्स कर सकते हैं। सपोज दैट ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये इस तरह दिया हुआ, तो इस वेक्टर को हम लोग, इस वेक्टर को यहां से हम यहां पे ला सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो। ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर को ऐसे स्लाइड कीजिए, तो इसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसको आप यहां पे भी ला सकते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल स्लाइड्स ऑफ द वेक्टर। इसको पीछे भी ला सकते हैं, तो इसमें वेक्टर में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अपने हिसाब से दो वेक्टर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या दोनों वेक्टर को ज्वाइन करना है, तो ये यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हुआ पैरेलल स्लाइड्स ऑफ द वेक्टर। ये सब सिंपल सा टॉपिक है, इसको आगे बढ़ने में हमको बहुत इसका यूज होगा। हम एक वेक्टर यहाँ रखेंगे, एक वेक्टर यहाँ है, दोनों काट के दोनों एक साथ कर देंगे। लोग कंफ्यूज, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएंगे कि दोनों एक साथ कैसे होगा। तो पैरेलल स्लाइड्स वेक्टर करके ये काम हम लोग करते हैं, ये इसका इंटरनल मैकेनिज्म है। ओके, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। पैरेलल स्लाइड्स पढ़ने के बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर है। पहला वेक्टर कौन सा? इक्वल वेक्टर है, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे? इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे? ठीक है,
those vector which have equal magnitude, those vector which have equal magnitude and same direction are called equal vector. उसको कैसा वेक्टर बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसे ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? सेम। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दूसरा रिक्वायरमेंट है कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो इस वेक्टर को हम लोग कैसा वेक्टर बोलेंगे? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। और इक्वल वेक्टर के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन जो इक्वल वेक्टर है, एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर आर 0 डिग्री। एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर आर 0 डिग्री। क्यों? दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। सपोज दैट आप देखिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब इन दोनों के बीच का एंगल मेजर करेंगे तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री ये ऐसे मेजर कर देंगे। तो ये ऐसे थोड़ी एंगल मेजर करता। एंगल क्या होता है? इंक्लाइनेशन बिटवीन टू एंगल, इंक्लाइनेशन बिटवीन टू एंगल। तो क्या दोनों के बीच में कोई इंक्लाइनेशन है? जी, दोनों के बीच में कोई इंक्लाइनेशन है। इससे अच्छा फिर कहीं मिलेगा आपको? इससे अच्छा महसूस कहीं नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो ये दोनों के बीच में कोई इंक्लाइनेशन नहीं है। दो लाइन है, दो वेक्टर है, दोनों के बीच में कोई इंक्लाइनेशन नहीं है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री। एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज 0 डिग्री। क्लियर? चलिए अब लिखेंगे पैरेलल वेक्टर। अब इसमें हम डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, जस्ट इसी के पैटर्न पे उसको आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है? पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर देखिए किसको कहते हैं? पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर कहने का मतलब हुआ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसको कहेंगे? तो पैरेलल वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? पैरेलल वेक्टर के लिए पहला कंडीशन क्या है? डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दोनों वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों का डायरेक्शन सेम है। और सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए? सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड इक्वल हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं भी हो सकता है, हो या नहीं हो, लेकिन ये चीज 100% होना चाहिए कि इक्वल वेक्टर है। ये पैरेलल वेक्टर दोनों का डायरेक्शन जरूर सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे देखिए ये F1 है, तो F1 फोर्स है, F1 इक्वल टू 10 न्यूटन है और इस डायरेक्शन में ये डायरेक्टेड है, इस डायरेक्शन में ये डायरेक्टेड है। F2 है, ये F2 फोर्स है ये, और ये 20 न्यूटन है। F2 का जो मैग्नीट्यूड है ये 20 न्यूटन का है, ये 20 न्यूटन है और दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो F1 दोनों का डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो F1 and F2 are parallel vector, पैरेलल वेक्टर। तो F1 F2 are parallel vector, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट डेवलप करेगा कि इक्वल वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर में भी इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में भी इक्वल वेक्टर, पर इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर। इक्वल वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बोलेंगे पर पैरेलल वेक्टर को में भी 100%
नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक नोट्स में लिखते हैं इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, but parallel vector may be equal vector, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किधर हुआ? इक्वल वेक्टर आर यहां पे छूट गया, इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, बट पैरेलल वेक्टर में भी इक्वल वेक्टर, और दोनों के बीच का यहाँ जो एंगल है, यहाँ भी एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। यहाँ भी एंगल पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री बाबू? 0 डिग्री। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। थर्ड टाइप का वेक्टर, तो ये सब वेक्टर हमेशा मिलेगा, क्वेश्चन में बोल देगा पैरेलल वेक्टर, तो वहां पे आपको एंगल नहीं देगा, एंगल हम लोग यहीं से पढ़ लिए उसी को यूज करेंगे। दोनों में के डायरेक्शन नहीं देगा, यहाँ पे एंगल हम पैरेलल बोलने का मतलब डायरेक्शन समझ जाएंगे। इक्वल वेक्टर बोलेगा, जैसे इक्वल वेक्टर बोलेगा दिमाग की बत्ती जलना स्टार्ट हो जाएगा कि इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं। यदि वहां पे आप सोचने लगेगा तो प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगा। इक्वल वेक्टर में कंफ्यूजन है तो प्रॉब्लम कैसे बनेगा? नहीं बनने वाला है। इसलिए इस चीज को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। समझ में आया बात? और स्कैप वीडियो को स्कैप नहीं कीजिए, एकदम जो है उसको कंटिन्यू देखिए, एक बार 2 बार देखिए तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, खासकर जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया। अब देखते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं? बात को समझिएगा। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव लोग बात कहते हैं नेगेटिव बात नहीं कीजिए, लेकिन हम नेगेटिव बात यहां पे कर रहे हैं तो नेगेटिव ही सोचना जरूरी है, नेगेटिव ही सोचना जरूरी है। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना जरूरी है, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगा। नेगेटिव कहीं पॉइंट आएगा आपको डिस्टर्ब कर देगा, उसको आप काट रखिएगा नेगेटिव का। तो नेगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं? इसका भी दोज वेक्टर डिफिनेशन लिख देते हैं। दोज वेक्टर which have equal magnitude but its opposite direction, डायरेक्शन क्या है उसका? अपोजिट है। जैसे ये वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये देखो वेक्टर है ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन नोटेशन नहीं बदलेगा, और ये बी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो इसमें जो कंडीशन चाहिए ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्या है बाबू? इक्वल है। और डायरेक्शन क्या है इसका? डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। एक नॉर्थ है एक साउथ है, एक ईस्ट में रहेगा तो दूसरा वेस्ट में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। समझ में आया बात? तो इसके बीच का जो एंगल है क्या हो सकता है? तो दो एंटी पैरेलल है, मान लीजिए ये इधर की ओर जा रहा है तो ये इधर की ओर जा रहा है, ऐसे है। अब ये देखिए किसी एक लाइन से दूसरे लाइन से लेंगे तो ये देखो ये चांद ऐसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। समझ में आया बात? फिर लीजिए एक पार्टनर एक लड़का का जो
लड़का इधर क्यों रह रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड पीछे क्यों रह रहा है, ऐसे क्यों, प्योर ही नाराज है, दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, कहते हैं कि एक दूसरे का एंटी है, एक दूसरे क्या है, एंटी है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया बाबू, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। समझ में आया बात? चलो अब देखो ये नेगेटिव वेक्टर, यहीं पे देख लेते हैं, ये थर्ड वेक्टर हुआ। फोर्थ वेक्टर हमारा है नेगेटिव वेक्टर है नहीं है। अब देखो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर इसी के जैसा है, थोड़ा सा चेंजिंग है, ये जिस तरह वहां पे था एंटी पैरेलल वेक्टर। इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपका सेम रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। मैग्नीट्यूड सेम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं भी सेम हो तो भी कोई दिक्कत, दोनों कंडीशन चलेगा। पर डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा। डायरेक्शन ये इधर तो ये इधर, ये मस्ट है पर ये मस्ट नहीं है। तो नेगेटिव वेक्टर को एंटी पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर को एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, पर एंटी पैरेलल वेक्टर को में भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर को नेगेटिव होल वेक्टर में भी कह सकते हैं, 100% नहीं कह सकते। क्लियर हुआ? सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं, पर नेगेटिव वेक्टर को एंटी पैरेलल हमेशा के लिए कह सकते हैं। और इसके बीच का भी एंगल 180 डिग्री। क्लियर हुआ बाबू? कोई दिक्कत है? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, ये फोर्थ वेक्टर हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर डिस्कस करेंगे। ओके, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये सब क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर सबका कोलिनियर वेक्टर एक ही लाइन में कोइंसाइड्स कर रहा है। कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या है, सब एक ही लाइन में, सब क्या है, एक ही लाइन में। कोलिनियर वेक्टर सबका क्या कोइंसाइड्स कर गया, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कोइंसाइड्स किया, उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, प्लानर वेक्टर। तो सबका एक ही प्लेन में, ये बोर्ड हमारा XY प्लेन में है, तो सारा वेक्टर सपोज दैट ये XY प्लेन में है, ये भी XY प्लेन में है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है। तो तीन वेक्टर है और तीनों एक ही प्लेन में, XY प्लेन ये बोर्ड है ना, एक ही प्लेन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस और ये Z एक्सिस। तो ये क्या है, ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस, ये Z एक्सिस। तो XY प्लेन में है ये, तो सारा ये कोप्लेनर वेक्टर हुआ। इसमें नोट लिखते हैं, एनी टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर, वो दोनों हमेशा सेम प्लेन में होगा। और थ्री वेक्टर प्लेनर हो भी सकता है और नहीं हो सकता, लेकिन एनी कोप्लेनर, एनी टू वेक्टर, एनी टू वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा। कोइनिशियल वेक्टर, यहां पे देख लेते हैं, कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल वेक्टर सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। इनिशियल मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो सबका ये स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये सारा वेक्टर क्या है, कोइनिशियल वेक्टर है।
ये कैसा वेक्टर है बाबू? को इनिशियल वेक्टर है। सारा स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम है, ये को इनिशियल वेक्टर हुआ। सबका टेल एक साथ है, सबका टेल एक साथ है और सबका हेड अलग अलग है। ठीक है, तो ये को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा एक और क्लियर करते हैं। ठीक है, को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनेटेड वेक्टर मतलब सारा वेक्टर एक पॉइंट पे टर्मिनेटेड है। को टर्मिनेटेड वेक्टर दैट मीन सारा वेक्टर वन पॉइंट पे टर्मिनेटेड है। यहां देखिए, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। ये सारा वेक्टर एक पॉइंट पे टर्मिनेटेड है। ठीक है, सारा वेक्टर का हेड एक साथ है, हेड एक पॉइंट पे है, तो इसको बोलते हैं को टर्मिनेटेड वेक्टर, को टर्मिनेटेड वेक्टर, को टर्मिनेटेड वेक्टर। और ये को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनेटेड और को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट में हम स्टडी करेंगे जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? ये सब छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन आपको काफी डिस्टर्ब करेगा, इसको अच्छे से समझिएगा नहीं तो। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बाबू देखो, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आपको परेशान करेगा। यूनिट वेक्टर का नाम से ही मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। इस वेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है इसलिए आ जाता है कि यूनिट वेक्टर को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, पर उसमें क्या जाएगा? यदि वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई कर दी यूनिट वेक्टर से, वो वेक्टर बन जाएगा। क्यों? उसका मैग्नीट्यूड तो वही रह गया पर डायरेक्शन उसमें आ जाएगा, और उसका डायरेक्शन किधर की हो? जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? इसके पास those vector which have only one magnitude, which have only one magnitude। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे ए वेक्टर है, इसको ये यूनिट वेक्टर यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 हो गया। तो किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। जैसे ये वेक्टर है, ये हमको पता नहीं है कि यूनिट वेक्टर है क्या है, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए हमारे पास 10 यूनिट है, उसको 1 बनाना है तो 10 से डिवाइड कर दिए तो 1 हो जाएगा। हाफ वेक्टर भी हो सकता है, मान लीजिए हाफ वेक्टर भी हो सकता है, उसके आधा नंबर से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए हाफ हो जाएगा, 4 से डिवाइड क्वार्टर हो जाएगा, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पे कैप लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? कैप, टोपी पहना दीजिए। टोपी पहनाते हैं ना जी, दोस्त लोग को क्या पहनाते हैं? टोपी, टोपी पहनाते हैं। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना है? टोपी पहना दीजिए, ये यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, जैसे बी वेक्टर है ये, तो इस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? बी यूनिट वेक्टर। जैसे F1, F हमारा फोर्स है और इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ 10। ठीक, इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसको क्या करेंगे? 10 से मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड। जो यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ओरिजिनल वेक्टर के अलोंग हो। जैसे एक यूनिट वेक्टर बनाया है तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ए वेक्टर के अलोंग होगा। द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ
unit vector, the direction of unit vector along the direction of पैरेंट वेक्टर, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाया है उस वेक्टर के अलोंग इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन किसके अलोंग, ए के अलोंग, इसका डायरेक्शन किसके अलोंग, बी के अलोंग, इसका डायरेक्शन किसके अलोंग, बी के अलोंग। ए वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग द ए वेक्टर, ये जो वेक्टर है डायरेक्टेड अलोंग द ए वेक्टर, ये डायरेक्टेड अलोंग द बी वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड अलोंग द बी वेक्टर, बी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन इसका है, ए वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन इसका है। ये यूनिट वेक्टर है, इसको कार्टेशियन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल फॉर्म है, इसको इधर नोट कीजिए। देखिए एक्सिस के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस है ये, और ये z एक्सिस है। तो y एक्सिस को j कैप, x एक्सिस को i कैप और z एक्सिस को k कैप। नेगेटिव y एक्सिस तो नेगेटिव j कैप, नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव i कैप, नेगेटिव z एक्सिस नेगेटिव k कैप। क्लियर हुआ? तो i कैप बोलेगा मतलब x एक्सिस के लॉन्ग बोल रहा है। मान लीजिए वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर बोल दिया ax, यानी b वेक्टर जो है बोल रहा है कि 10i कैप, 10i कैप। तो b वेक्टर किसके लॉन्ग डायरेक्टेड है, b वेक्टर बोल रहा है 10i कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 10 और डायरेक्शन किस एक्सिस के लॉन्ग, x एक्सिस के लॉन्ग। मान लीजिए कि c वेक्टर है और c वेक्टर के बोल रहा है 5k कैप, 5k कैप। तो ये किस वेक्टर किस एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है, ये z एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है, इसका डायरेक्शन किसका की ओर, z एक्सिस की ओर है। मान लीजिए कि f वेक्टर है और f वेक्टर इक्वल टू लिखा हुआ है 10j कैप, तो मतलब ये किसके अलोंग डायरेक्टेड है, y के अलोंग डायरेक्टेड है। ये किसके अलोंग डायरेक्टेड है, z के अलोंग डायरेक्टेड है। ये किसके अलोंग डायरेक्टेड है, x के अलोंग डायरेक्टेड है। लिख देते हैं, ठीक है। इट्स डायरेक्टेड अलोंग द, it's directed along the x axis, positive x axis। ये डायरेक्टेड किस एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, और ये पॉजिटिव y एक्सिस। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ये हमारा वेक्टर हुआ, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अगले के लेक्चर में हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। ये हम आज बेसिक फंडा आपको क्लियर किए हैं, इसको अच्छे से देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।